नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो सी राजा मोहन का है, इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित। वैसे सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वन हेल्थ अप्रोच के बारे में, दूसरा न्यूक्लियर चैलेंज और तीसरा इंडिया यूके रिलेशनशिप, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, एक इशू जो एथिक्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, आपने भी इस प्रकार की वीडियो जरूर देखी होगी अभी तक। त्रिपुरा में, अगरतला में तय सीमा के बाद 2 मैरिज पैलेसेस में शादियां चल रही थी, वहां पे डीएम पहुंचे और उन्होंने उन शादियों को बंद करवाया। अब देखो, इशू यहां पे ये है, जिस प्रकार का बिहेव डीएम ने किया, क्या वो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या वो सही है? आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि डीएम किस प्रकार से जो पुजारी हैं उनको थप्पड़ लगा रही हैं या फिर दूल्हे को भी मैन हैंडल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े तो आप क्या करोगे? आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर जो परमिशन ली गई थी, मान लीजिए शादी के लिए परमिशन 10 बजे तक की थी और शादी चल रही थी 11:30 बजे और लोग भी ज़्यादा थे, मान लीजिए परमिशन 50 लोगों की थी, लोग थे 100, और परमिशन ये थी कि प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहने जाएंगे, उन गाइडलाइंस को भी नहीं फॉलो किया जा रहा था। तो डेफिनेटली ये एक क्राइम तो है। और अलग अलग स्टेट की इस मामले में गाइडलाइंस होती हैं कि अगर शादियों के मामले में उल्लंघन होता है, कोरोना गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जाता है, परमिशन को वायलेट किया जाता है, तो इतने रुपए फाइन लगेगा। एक इशू जो एथिक्स में पूछा जा सकता है, आपने भी देखो ये वीडियो या फिर ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि त्रिपुरा में अगरतला के जो डीएम हैं वो 2 मैरिज प्लेसेस में पहुंचे और उन्होंने शादी रुकवाई। आरोप ये था कि 10 बजे तक की परमिशन ली गई थी, लेकिन 10 बजे के बाद भी शादी चल रही थी और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, आपको पता लगता है कि 10 बजे तक की परमिशन थी शादियों की, लेकिन 11:30 हो गए, शादियां चल रही हैं और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। वीडियो अगर आपने देखी हो तो वीडियो में जो डीएम है, इनके ऊपर आरोप ये है, ये लोगों को मैन हैंडल कर रहे हैं। जैसे प्रीस्ट को थप्पड़ लगा दिया, धक्का दे दिया, दूल्हे को धक्का दे दिया, जो परमिशन वाला पेपर था उसे फाड़ के फेंक दिया। मतलब क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, आपकी पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, वैसे मुझे लगता है कि आप भी इसे जस्टिफाई तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन आंसर्स में तो आप इस प्रकार के बिहेवियर को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। क्योंकि देखो, ऑफिसर्स से बिहेवियर में ह्यूमिलिटी, डिग्निटी, ये सब एक्सपेक्ट की जाती है। दिन रात हम एथिक्स में इन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते ही हैं। और दूसरा देखो, ये आईएएस ऑफिसर के डोमेन में आता नहीं है। थप्पड़ मारना, धक्का मुक्की करना, वो बात अलग है। हमारे देश में आपको पता है कई बारी कानून को इन स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया नहीं जाता है। अदरवाइज अगर किया जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर लॉज हो सकती है। खैर, अब बात ये आती है कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करोगे। अगर आपको पता लगता है कि शादियां हो रही हैं, परमिशन का वायलेशन हो रहा है, आप वहां पहुंचते हो, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करोगे? सबसे पहले तो देखो, जाने के तुरंत बाद आप वहां पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाओगे। मतलब देखोगे, अगर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है तो सब आप ये इंश्योर करोगे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो वहां पे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो। सबसे पहले आप ये इंश्योर करोगे। उसके बाद आप परमिशन वगैरह चेक करोगे कि परमिशन कब तक की है, क्या परमिशन का वायलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप शादी में जो भी एल्डर्स हैं, जैसे जिनकी शादी हो रही है, उनके माता पिता, उनसे आप बातचीत करोगे। हो सकता है कि शादी सिर्फ 5 मिनट की बाकी हो, सिर्फ फेरे बाकी हो, जिन्हें आप मतलब बिल्कुल कम से कम टाइम में कंप्लीट करवाओगे कि हाँ भाई 5 मिनट के अंदर अंदर आप शादी कंप्लीट कर दो। उसके बाद आप ये इंश्योर करवाओगे, अगर देखो परमिशन का वायलेशन हुआ है तो हर एक स्टेट की गाइडलाइंस में ना कार्रवाई का प्रावधान होता है। जैसे कई बार फाइन का प्रावधान होता है कि 1 लाख रुपए फाइन लगेगा अगर मैरिज की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है। जो भी प्रोविज़न हो, अगर मतलब जो मैरिज पैलेस के ओनर्स हैं
अरेस्ट का प्रोविज़न है तो अरेस्ट हो, तो जो भी स्टेट की गाइडलाइंस में प्रोविज़न है उनको आप फॉलो करवाओगे। इसके बाद आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के बारे में बताओगे केस स्टडी में। केस स्टडी में हमेशा आप लॉन्ग टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म अप्रोच के बारे में बताते हो, आपको याद होगा। जैसे कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना घटित हों, उसके लिए ये इंश्योर किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, फॉर एग्जांपल पुलिसमैन मौजूद रहे शादी में। हालांकि शादी में जो पुलिसमैन थे वो मौजूद थे, और डीएम का आरोप ये है कि पुलिसमैन के होने के बावजूद कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, उसकी निटिग्रिटीज तो हमें कैसा पता हो सकता है, हमें तो सिर्फ वही पता लग रहा है जो वीडियो में है। खैर, इस प्रकार के इश्यूज के बारे में आप हमेशा सजग रहो, क्योंकि यूपीएससी प्रैक्टिकल इश्यूज पूछती है। जैसे स्नोडन का इशू पूछा था यूपीएससी ने, मतलब जो करंट में चल रहा होता है ना, उसी से संबंधित यूपीएससी केस स्टडी पूछ लेती है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। पिछले साल भी जब ज़्यादा केसेस कोविड-19 के सामने आ रहे थे, तो वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित आर्टिकल आया था। अगर आपको याद हो तो आप मतलब बताइए, वन हेल्थ अप्रोच से आप क्या समझते हो। देखो, वन हेल्थ का जो आइडिया है वो हमें ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ, और जिस इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स रहते हैं, ये तीनों चीज़ों आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखो, ये है ह्यूमन बींग्स की हेल्थ और ये है एनिमल्स की हेल्थ, और ये वो इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स आपस में रहते हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को इंश्योर करना है तो आपको इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना होगा, आपको एनिमल्स की हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। और इसी चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है 24 अप्रैल को जो वर्ल्ड वेटनरी डे था, उस मौके पर। वेटनरी का क्या मतलब होता है, जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनकी डिजीज़, उनकी इंजरीज, उनका ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें वेटनरी डोमेन में आता है। बोलते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर हैं, यानी जानवरों का डॉक्टर हैं। इसके बाद आर्टिकल में थोड़ा सा वन हेल्थ अप्रोच की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। जैसा देखो, अभी फिलहाल कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड-19 ये जो डिजीज़ है ना, वायरस है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बैट से। ना सिर्फ कोविड-19, हाल फिलहाल में बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो एनिमल्स से ट्रांसमिट हुए ह्यूमन बींग्स में, जैसे निपा वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम यानी सारस, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, एवियन इन्फ्लुएंजा। ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुए, एनिमल्स से। तो वो डिजीज़ जो एनिमल्स से ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज़। तो देखा ये गया है पिछले कुछ समय में बहुत सारे जो जूनोटिक डिजीज़ हैं वो इमर्ज होके आए हैं। इसीलिए तो इन्वायरमेंट और एनिमल्स की हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ह्यूमन बींग्स की बेटर हेल्थ को इंश्योर करना है। एक टर्म है इसके बाद, एंथ्रोजूनोटिक डिजीज़। एंथ्रोजूनोटिक इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं ह्यूमन बींग्स से एनिमल्स में। इसके बाद एस्पेक्ट ये आता है, तो इंडिया क्या कर रहा है वन हेल्थ अप्रोच पर ध्यान देने के लिए। देखो, काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस प्रकार की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के एक इनिशिएटिव चला रही हैं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। और इसी इनिशिएटिव से इंडिया का वन हेल्थ विजन निकल के आता है। वन हेल्थ विजन में इंडिया कर क्या रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा सा बता दिया जाता है कि काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये इनिशिएटिव है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और यहीं से इंडिया का वन हेल्थ से संबंधित विजन निकल के आता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया क्या कर रहा है वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत। पहला पॉइंट, 1980s में इंडिया ने नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस इस्टेब्लिश की। दूसरा पॉइंट, इंडिया ने काफ़ी सारे जो प्रिविलेंट एनिमल डिजीज़ हैं
उनको मिटिगेट करने के लिए, एनिमल डिजीज की संख्या को कम करने के लिए एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इस डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रकार के प्रोग्राम में पैसा जो है वो शेयर किया जाता है, यानी फंडिंग शेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये फंडिंग पैटर्न है। मेंस के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे देख लीजिए, 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 40% स्टेट्स की तरफ से। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 90% पैसा सेंटर की तरफ से, 10% पैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ से। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो 100% पैसा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहा यह जाता है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत 13,343 करोड़ रुपए एलोकेट हुए फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। दोनों जो हैं ये जूनोटिक डिजीज हैं, यानी एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये जल्द ही एक वन हेल्थ यूनिट इस्टेब्लिश करेगा अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट, फंड्स सरकार की तरफ से 2021 में सैंक्शन किए गए हैं नागपुर में एक सेंटर फॉर वन हेल्थ इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार काम कर रही है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पर जिसके अंतर्गत जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ताकि वो और अच्छे से एनिमल हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसके साथ साथ जो एनिमल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम है, यानी एनिमल्स का इलाज करने से संबंधित या फिर टेस्ट करने से संबंधित जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने पर सरकार विचार कर रही है, जैसे कि असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। इसके साथ साथ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद कर रही है जो लाइव स्टॉक डिजीज हैं उनकी वैक्सीनेशन में। मतलब जैसे अभी कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए सरकार ह्यूमन बींग्स में वैक्सीनेशन पे ध्यान दे रही है, उसी प्रकार से पशुओं में डिजीज को रोकने के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, WHO ने देखो एस्टिमेट लगाया है कि रेबीज जो कि एक जूनोटिक डिजीज है, खास करके कुत्तों से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में। इस डिजीज की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $6 बिलियन का नुकसान होता है। इंडिया में जो केसेस सामने आते हैं रेबीज के ह्यूमन बींग्स में, 97% तो देखो वो कुत्तों से ट्रांसमिट हुए होते हैं ह्यूमन बींग्स में। इसलिए डॉग्स में डिजीज मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, इसने कोऑपरेशन किया, पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एक प्रोग्राम में जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेटिंग डॉग मीडिएटेड रेबीज। इस इनिशिएटिव में देखो कुत्तों की वैक्सीनेशन पर और पब्लिक एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे ध्यान दिया जाता है। अगर डॉग्स की वैक्सीनेशन अच्छे से होगी तो उनमें ये डिजीज़ नहीं होगा, और उनमें नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके बाद देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान देखो ये है, आज के समय में वाइल्ड लाइफ में ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन यानी 17 लाख के आसपास वायरसेस जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे वायरसेस जूनोटिक हैं, यानी जो वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन बींग्स में एंटर कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में और भी महामारियाँ आ सकती हैं। कोविड-19 की जो महामारी है वो अंतिम महामारी नहीं है, इसलिए समय रहते ये डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ में अभी जो ये 1.7 मिलियन वायरसेस हैं, इनमें से कौन कौन से जूनोटिक हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। कुछ चैलेंजेस की बात ये की जाती है, जैसे अभी देखो वेटनरी डॉक्टर्स की या फिर वेटनरी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। दूसरा चैलेंज ये है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। जो ह्यूमन हेल्थ से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एनिमल हेल्थ से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों की आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। अगर इंफॉर्मेशन शेयर हो, एनिमल हेल्थ से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बताएं टाइम टू टाइम ह्यूमन हेल्थ से संबंधित इंस्टीट्यूशंस को कि देखो ये हमें नया वायरस मिला है, इससे बचने की आवश्यकता है, ये ह्यूमन बींग्स में एंटर कर सकता है,
तो फिर टाइमली इन जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, फूड सेफ्टी की जो चेन है, मतलब वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, उसके बाद मीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिटेल की वो दुकानें जहाँ पे एनिमल्स का मीट बेचा जाता है, इनके बीच में भी इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन होता है। इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा हो तो एनिमल्स से संबंधित जो नए वायरसेस हैं या फिर डिजीज हैं उनके बारे में टाइमली पता लग जाए। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो देश अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव से जूझ रहा है, तो सरकार को जागना चाहिए और वन हेल्थ अप्रोच की तरफ ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने चाहिए। इसके साथ साथ एनिमल डिजीज़ को सर्विलेंस करने का जो सिस्टम है उसे कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, उस सिस्टम के साथ जो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को भी मॉनिटर करता है, उनकी सर्विलेंस करता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर चैलेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया के अभी फिलहाल देखो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग। अभी तानाशाही रूल है नॉर्थ कोरिया में, मतलब जब से आज़ाद हुआ है तब से ही तानाशाही रूल है। और किम जोंग की सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के लिए, वो है कि इनके फादर भी डिक्टेटर थे, इनके फादर भी तानाशाह थे। तो 2011 के बाद से ही इनका रूल है। इनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है, कहा जाता है सन की है दिमाग से। और दिक्कत ये है नॉर्थ कोरिया के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी है और समय समय पर नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता रहता है ताकि यूएसए के कोने कोने तक वो मिसाइल पहुंच के न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक कर सके नॉर्थ कोरिया यूएसए के ऊपर। ऐसी कैपेबिलिटी नॉर्थ कोरिया हासिल करना चाहता है और उसी के लिए समय समय पर मिसाइल टेस्ट करता रहता है। यूएसए के सामने चैलेंज ये है कैसे नॉर्थ कोरिया को रोका जाए, कैसे नॉर्थ कोरिया को ऐसी मिसाइल्स टेस्ट करने से रोका जाए जिसकी सहायता से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सके। तो ये जो डायलेमा है ना, यूएसए के वेरियस प्रेसिडेंट्स ने पास्ट में फेस किया है कि कैसे नॉर्थ कोरिया को रोका जाए न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी हासिल करने से। वेरियस प्रेसिडेंट्स की अप्रोच बताई जाती है, जैसे बिल क्लिंटन, उन्होंने देखो नॉर्थ कोरिया के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। उसके बाद ओबामा राष्ट्रपति बने। ओबामा से पहले वैसे बुश भी राष्ट्रपति थे, लेकिन बुश के बारे में बताया नहीं गया। ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 2012 में नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत स्टार्ट की और वो बातचीत कोलैप्स कर गई जब नॉर्थ कोरिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। बाद में ओबामा ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई, जिसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहा गया कि अभी धैर्य रखो, अभी देखो कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है। उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने। ट्रंप की जो अप्रोच थी अपने पास्ट प्रेसिडेंट्स की अप्रोच से डिफरेंट थी। उन्होंने डायरेक्टली बातचीत स्टार्ट की, मतलब वो मिले किम जोंग से 3 बार मिले, लेकिन बातचीत से कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला। क्योंकि देखो किम जोंग ये कहते थे कि आप फेस वाइज अप्रोच अपनाइए, कि हम थोड़ा सा अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे रोकेंगे, बदले में आप सैंक्शंस हटाइए। लेकिन देखो इस अप्रोच पर सहमति नहीं बन सकी। हाँ, एक बात पे सहमति बन गई थी कि इस पूरे कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करना है, लेकिन कैसे करना है उस अप्रोच पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। समझ गए ना? मतलब इन प्रिंसिपल तो दोनों देशों ने तय कर लिया कि कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करना है, न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना है कोरियन पेनिनसुला से, लेकिन कैसे करना है इस पर सहमति नहीं बन पाई। बेशक देखो ट्रंप और किम के जो समिट्स ऑर्गेनाइज हुए उनसे कोई ब्रेक थ्रू ना निकल के आया हो, लेकिन एक डिप्लोमेटिक मोमेंटम जरूर जनरेट हुआ। यह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत था कि दोनों देशों के लीडर्स ने आपस में मुलाकात की। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने अपना जो सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम है न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के ऊपर वो बरकरार रखा है। यानी नॉर्थ कोरिया ने उसके बाद से न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया और इससे यूएसए नाराज हो गया। जब नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया तो बाइडन
जो अभी यूएसए के नए राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बयान दिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, दोनों देशों के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं ये ना सिर्फ यूएसए की सिक्योरिटी के लिए बल्कि वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए भी सीरियस थ्रेट हैं। तो बाइडन ने कहा कि वो डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे और डेटरेंस का सहारा लेंगे इन दोनों देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। डेटरेंस का क्या मतलब होता है? डेटरेंस का मतलब देखो ये होता है जब आप पनिशमेंट का डर दिखा के दुश्मन को वो करने से रोकते हो जो वो करना चाहता है, ये मतलब होता है डेटरेंस का। बिल्कुल आम भाषा में सिंपली बात करें, जैसे देखो रेप के क्राइम के लिए सज़ा जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, तो सरकार पनिशमेंट का डर दिखा के रेप के केसेस को रोकना चाहती है। सरकार चाहती है कि अगर रेप की सज़ा ज़्यादा होगी तो शायद अपराधियों को डर लगेगा और वो इस क्राइम को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है डेटरेंस का। उसी प्रकार से यूएसए के राष्ट्रपति ने भी यही कहा कि हम पनिशमेंट का डर दिखा के नॉर्थ कोरिया और ईरान को रोकने की कोशिश करेंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आगे ना बढ़ाएं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है बाइडन के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जैसे यूएसए के प्रीवियस प्रेसिडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, उसी प्रकार से बाइडन के पास भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अभी फिलहाल देखो नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ही गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो नॉर्थ कोरिया भी अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए बातचीत को तैयार है। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया का कंसर्न है उनके इकोनॉमिक क्राइसिस और यूएसए के कंसर्न्स हैं नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो दोनों आपस में अगर बातचीत करते हैं तो किसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा जा सकता है। मतलब जो ब्रेक थ्रू किम और ट्रंप की बातचीत में नहीं निकला था वो ब्रेक थ्रू हो सकता है बाइडन और किम की बातचीत से निकल आए, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड निकल आए, दोनों किसी सॉल्यूशन पर सहमत हो जाएं कि कैसे कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज किया जा सकता है। तो इसलिए बाइडन को ये अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए और बातचीत के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। बातचीत देखो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज किया जा सकता है। मिलिट्री सॉल्यूशन इसका नहीं है। मतलब अगर यूएसए ये सोचे कि हम नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर देंगे और वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये देखो सॉल्यूशन है नहीं। इससे कोरियन पेनिनसुला ही नहीं पूरा वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल वर्ल्ड। इसलिए बातचीत के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया न्यूक्लियर चैलेंज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स है जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो आज यानी 4 मई को दोनों देशों के बीच वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा। इससे पहले प्रोग्राम ये था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत की यात्रा पर आना था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया इंडिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से। तो इस वजह से अब दोनों देशों के लीडर्स आपस में वर्चुअल समिट के थ्रू बातचीत करेंगे, यानी डिजिटल बातचीत करेंगे। देखो जब दोनों देशों के लीडर्स बातचीत करेंगे तो ऑफकोर्स फोकस होगा कैसे इस महामारी से निपटा जाए, क्योंकि कुछ समय पहले तक ब्रिटेन भी बुरी तरह से इस महामारी से जूझ रहा था और अब इस मुश्किल की घड़ी में ब्रिटेन ने इंडिया को मदद भी भेजी है। ऑक्सीजन और कुछ दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई यूके ने इंडिया को सेंड की है ताकि इंडिया इस सेकेंड वेव से लड़ सके। बट देखो इन सप्लाईज के अलावा दोनों देशों के बीच हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेशन की संभावना, कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। एक क्वेश्चन कभी क्या आपके मन में आया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यूएसए हो, फ्रांस हो, इन देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। फ्रांस के साथ आज के समय में हमारी गहरी दोस्ती है, लेकिन यूके के साथ इंडिया की उतनी गहरी दोस्ती नहीं है। जबकि यूके के साथ तो हमारा एक रिश्ता है। मतलब यूके ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, 200 सालों तक यूके ने इंडिया के ऊपर राज किया। तो पास्ट के जो रिलेशंस हैं वो यूके के साथ ज़्यादा थे, लेकिन आज के समय में रिश्ते यूके के साथ कम स्ट्रोंग हैं, फ्रांस और यूएसए जैसे देशों के साथ ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या आंसर है? इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं।
सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आज भी चाहे वो यूके हो या फिर इंडिया हो, दोनों देशों के बीच जब कोऑपरेशन की बात आती है कहीं ना कहीं कॉलोनियल प्रिज्म से देखा जाता है रिश्तों को, कि पास्ट में ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था। वो जो कंसेप्ट है ना कहीं निकल के आ जाता है। तो कॉलोनियल प्रिज्म से दोनों देश रिश्तों को देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स या फिर लीडर्स रिश्तों को देखते हैं, इस वजह से रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते। तो कॉलोनियल प्रिज्म से हमें बाहर निकलना होगा। दूसरा पॉइंट, इंडिया को देखो ये लगता है कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा सिंपैथी रखता है पाकिस्तान की तरफ। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते, कि इंडिया के लीडर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को ये लगता है कि ब्रिटेन की सिंपैथी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है ना, ब्रिटेन में दो मेन पार्टीज हैं, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो लेबर पार्टी है इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी जैसे फार्मर्स का इशू था, फार्मर्स का इशू यूके की पार्लियामेंट में उठाया गया लेबर पार्टी के लीडर्स के द्वारा। पास्ट में और भी इंडिया के इंटरनल इश्यूज को लेबर पार्टी जो है उठाती रहती है, और ये देखो अपने आप में एक बड़ी आयरनी है। देखो जो लेबर पार्टी है ना, ये ब्रिटिश राज के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स रखती है। तो इसलिए पास्ट में जिन देशों को ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाया था उन देशों के प्रति लेबर पार्टी की सिंपैथी है, और दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो अभी फिलहाल ब्रिटेन में सत्ता में भी है, ये तो ब्रिटिश राज को अच्छा मानती है कि हाँ पास्ट में ब्रिटेन ने इतने देशों पर राज किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इसमें ग्लोरी है। तो ये दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। लेकिन आयरनी ये है कि पिछले 30 सालों में ये हुआ है, लेबर पार्टी जिसकी सहानुभूति है उन देशों की तरफ जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था, वो इंडिया के प्रति एग्रेसिव है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी जो कि जिसकी सेंटिमेंट्स ब्रिटिश राज की तरफ ज़्यादा है, जिसको कॉलोनीज के सेंटिमेंट से इतना कुछ लेना देना नहीं है, कॉलोनीज के प्रति कंजर्वेटिव पार्टी की सहानुभूति है नहीं। तो कंजर्वेटिव पार्टी इंडिया की तरफ लिबरल है, चाहती है इंडिया के साथ हमारे ब्रिटेन के जो संबंध है वो मजबूत हो। तो ये अपने आप में आयरनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी डायस्पोरा से ही संबंधित है, क्योंकि देखो यूके में इंडिया का डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रोंग है, पाकिस्तान का डायस्पोरा भी काफ़ी स्ट्रोंग है। तो बहुत बार ऐसा होता है यूके की पॉलिटिक्स में इंडिया के जो इश्यूज हैं वो गहराते रहते हैं, और इंडिया इससे काफ़ी एम्बेरस्ड फील करता है कि हाँ भाई यूके की पॉलिटिक्स में इंडिया के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, जैसे चाहे वो कश्मीर का मामला हो या फिर फार्मर्स से संबंधित मामले हों, ये इंडिया को अच्छे नहीं लगते। इस वजह से जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बार स्ट्रेंड रहते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया जाता है, 1997 में उस समय यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे इंडिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिले। तो इस इशू पर फॉरेन पॉलिसी से संबंधित वैल्यूज़ के ऊपर वो बोल रहे थे, और उन्होंने कश्मीरीज के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की। तो 1997 में देश के प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल, वो सॉफ्ट स्पोकन थे, उस समय इजिप्ट की यात्रा पर थे, और वहीं से उन्होंने जवाब दिया कि ब्रिटेन का इतिहास इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, जिस ब्रिटेन की वजह से ही कश्मीर जो इशू था वो इशू बना, सोल्व नहीं हो पाया पूरी तरह से। और आज वही लोग उतावलापन दिखा रहे हैं कि हाँ इंडिया को सिखा रहे हैं कि कश्मीर ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है और उसको कैसे सोल्व किया जाए। मतलब जवाब दिया गया था इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा इजिप्ट से ही, वो उस समय इजिप्ट की यात्रा पर थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये रिश्तों को इम्प्रूव नहीं होने देते। खैर अभी बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं, जो चाहते हैं इंडिया के साथ रिश्ते इम्प्रूव हों। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है आज के समिट में। जैसा हमने शुरुआत में बात की, हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेशन कैसे हो, ये जो इशू है ये तो डोमिनेट करेगा, क्योंकि इंडिया अभी सेकेंड वेव से जूझ रहा है और कोऑपरेशन की संभावना हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, दोनों लीडर्स देखो ये एक जॉइंट रोड मैप अनाउंस कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में बायलेटरल रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव किया जाए और किन किन एरियाज पर फोकस हो बायलेटरल रिलेशनशिप में। तो इसका एक 10 साल का रोड मैप दोनों देशों के द्वारा अनाउंस किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ट्रेड में कोऑपरेशन की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। देखो ब्रिटेन अब ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, यानी ब्रेग्जिट हो चुका है, और
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 16 देशों की पार्टनरशिप थी, इंडिया ने भी इस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया। अब ये पार्टनर सिर्फ 15 देशों की है। तो दोनों देशों ने अपनी अपनी रीजनल पार्टनरशिप्स को छोड़ा है। वो बात अलग है कि RCEP को तो ज्वाइन करने की बात थी, छोड़ने की बात तो बाद में आती जब इंडिया ज्वाइन कर लेता। तो दोनों देशों ने अपनी अपनी रीजनल पार्टनरशिप्स को छोड़ा है। तो दोनों देश अभी नई नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स की संभावना तराश रहे हैं। तो इसलिए दोनों देशों के बीच ट्रेड की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद अब देखो ब्रिटेन का टिल्ट इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ ज़्यादा होगा। मतलब ब्रिटेन का झुकाव इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ ज़्यादा होगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में तो इंडिया एक बड़ा एक्टर है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का एक मजबूत पार्टनर हो सकता है ब्रिटेन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को भी पार्टनर्स चाहिए चाइना की डोमिनेंस का सामना करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस इशू पर भी आज के वर्चुअल समिट में बातचीत होगी। इसके अलावा देखो और दूसरे इश्यूज, जैसे इंडिया का कंसर्न ये है कि इंडिया के वर्किंग प्रोफेशनल्स यूके में जा नहीं पाते काम करने के लिए, क्योंकि यूके की वीजा संबंधित जो पॉलिसीज हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो दोनों देश माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को लेके किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ताकि जो लीगल मूवमेंट है इंडियंस की ब्रिटेन में वो आसानी से हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज को लेके दोनों देश किसी कॉमन ग्राउंड पर पहुंच सकते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज जो आज के समय में वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट है, उसे टैकल किया जा सके। तो ये कुछ पॉसिबल एरियाज हैं कोऑपरेशन के इंडिया और यूके के बीच। कंक्लूजन में कहा जाता है, जब देखो इतने सारे एरियाज में कोऑपरेशन होगा तो वो इश्यूज जिनकी वजह से रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं, जैसे इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान की तरफ ब्रिटेन की सिंपैथी ज़्यादा है, तो वो इश्यूज अंडरमाइन हो जाएंगे जब इतने सारे एरियाज में कोऑपरेशन होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। और वैसे देखो एक बात ये भी बोली जाती है, अगर अभी फिलहाल यूके और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप मजबूत होती है, कल को लेबर पार्टी भी सत्ता में आ जाती है यूके में, तो वो इस पार्टनरशिप को कमजोर नहीं कर पाएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और यूके के बीच रिलेशनशिप से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।